वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, किसका घर चार्ली? चार्ली आहिस्ते से जवाब देता है, डायना का घर मैडम जी। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैडम जी। चार्ली अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखिए मैडम जी, डायना का घर, जो कि देविका के घर के एकदम सामने ही है। जब वर्चस्विनी ने अपनी नजरें सामने करी तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने डायना का चमचमाता हुआ घर था, जो अभी भी ऐसे चमचमा रहा था जैसे अभी अभी बना हो। वर्चस्विनी चार्ली से कहती है, ये कैसे पॉसिबल है कि सारे घर जले हुए हैं सिवाय देविका और डायना के घरों के? चार्ली तुरंत कहता है, वही बात तो समझ में नहीं आ रही है मैडम जी। वर्चस्विनी देविका के घर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, डायना ने तो कहा था कि ये उसका पुश्तैनी घर है, इसलिए उसने इसे नहीं बेचा, पर देखकर लगता नहीं है कि ये कोई पुश्तैनी घर है। ये तो मुझे नॉर्मल मकान की तरह लग रहा है। चार्ली चुप रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वर्चस्विनी और चार्ली डायना के घर को ही देखने में लगे हुए थे कि इतने में दरवाजा करकराने की आवाज सुनाई देती है। जब वर्चस्विनी और चार्ली पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि तारा देविका के घर का दरवाजा खोल रही थी। वर्चस्विनी तारा को आवाज लगाती है, रुको तारा, क्या कर रही हो? तारा वर्चस्विनी की बातों पर ध्यान नहीं देती है और बिना लेफ्ट राइट देखे सीधे देविका के घर के अंदर घुस जाती है। ऐसा लगा था जैसे तारा कहीं खोई हुई हो, उसे वर्चस्विनी की बात सुनाई ही न दी हो। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, ये तारा अंदर कैसे चली गई? चार्ली जवाब देता है, कैसे नहीं जाएगी मैडम जी, दरवाजा टिका हुआ जो था। वर्चस्विनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, क्या कहा? दरवाजा टिका हुआ था? उस पर ताला नहीं लगा था क्या? चार्ली जवाब देता है, नहीं मैडम जी, भला दरवाजे पर ताला कौन लगाता? ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पर कोई नहीं आता, और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चोर चुराए। कहते हैं अगर इस जगह का कोई कुछ भी सामान अपने साथ ले जाता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। वो सामान उसे सोने नहीं देता और उसकी मौत हो जाती है। चार्ली से बात करते करते ही वर्चस्विनी देविका के घर के अंदर घुस जाती है। जब वो घर में घुसती है तो देखती है कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ था। हर जगह धूल ही धूल थी, जैसे सालों से कोई उस मकान के अंदर नहीं आया हो। मकान की दीवारें जर्जर हो गई थी, ऊपर छत से पानी की बूंद टप टप टपक रही थी। घर के अंदर भी एक अजीब सी गंध आ रही थी जो वर्चस्विनी और चार्ली सह नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने ही अपने हाथ अपनी नाक पर रख लिए थे। वर्चस्विनी तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा बेटा, कहाँ हो आप? कहाँ हो तारा बेटा? तारा का कुछ जवाब नहीं आता है। वर्चस्विनी खुद से कहती है, ये तारा कहाँ चली गई? अंदर ही तो आई थी। वर्चस्विनी और चार्ली घर के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए तारा को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे जैसे वर्चस्विनी घर के अंदर घुसते जा रही थी, वो घर के अंदर के हर एक सामान को बड़े गौर से देखे जा रही थी। वो फर्श पर टूटे हुए फ्लावर पॉट को भी देखती है, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ पर किसी न किसी के बीच हाथापाई तो जरूर ही हुई थी। वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक दीवार के फर्श से सटे हिस्से पर पड़ती है, जिस पर काले काले खून के धब्बों के निशान थे। वर्चस्विनी दीवार के पास बैठ जाती है और ग्लव्स पहनकर उस काले धब्बे को छूने लग जाती है। चार्ली को वर्चस्विनी की ये हरकत बड़ी अजीब लगती है। वो तुरंत हिचकिचाहट के साथ वर्चस्विनी से पूछता है, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम जी? वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। वो फर्श और दीवार पर जो काले धब्बे थे उन्हें छूने लग जाती है। वर्चस्विनी उन धब्बों को छूते हुए कहती है, तारा ने कहा था कि उसने सपने में देविका और रविंद्र को झगड़ते हुए देखा था और रविंद्र ने देविका को धक्का दे दिया था, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई थी, जिस कारण उसके सिर से खून बहने लग गया था। और देखो, इस दीवार और फर्श पर लगे इन धब्बों को देखकर भी यही लगता है कि यहाँ पर किसी का सिर टकराया था। इसका मतलब ये हुआ कि तारा ने जो भी मुझे बताया था हर बार की तरह वो कोई सपना नहीं था बल्कि एक सच था। इतना कहकर वर्चस्विनी किसी गहरी सोच में डूबी ही थी कि तभी चार्ली उसे हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम जी? आप कहाँ खो गई? आप ठीक तो है? वर्चस्विनी अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहती है, हाँ चार्ली, मैं ठीक हूँ। चार्ली खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैडम जी, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप भी पता नहीं क्या सोचने लग जाती हैं, रह रहकर किन ख्यालों में खो जाती हैं।
वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तारा तारा कहाँ पर है चार्ली? चार्ली भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, तारा बिटिया को होना तो यहीं कहीं चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ है। वर्चस्विनी को अंदर ही अंदर अब तारा की फिक्र सताने लग जाती है। उसके समझ नहीं आता कि तारा अगर अंदर ही आई थी तो फिर अचानक से कहाँ चले गई, वो कहीं दिख क्यों नहीं रही थी। वर्चस्विनी तारा को पुकारने लग जाती है, तारा तारा बेटा कहाँ हो आप? वर्चस्विनी घर के अंदर आगे बढ़ते हुए तारा को पुकारने लग जाती है, पर तारा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। वर्चस्विनी की टेंशन अब और बढ़ते जा रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वर्चस्विनी पसीना पसीना हो गई थी। तारा को पुकारते पुकारते वर्चस्विनी थक गई थी। उसकी सांसें फूलने लग गई थी, जिस कारण वो अभी लंबी गहरी सांस लेने के लिए रुकी ही थी कि तभी उसे तारा की एकदम धीमे धीमे आवाज सुनाई देती है, मम्मा, पापा। वर्चस्विनी तारा की आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये तो तारा की आवाज है, पर वो है कहाँ पर? तारा की फिर वही बात दोहराने की आवाज सुनाई देती है, मम्मा, पापा। तारा की यही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। चार्ली पीछे मुड़ते हुए एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैडम जी, शायद आवाज उस कमरे से आ रही है। जिस कमरे की ओर चार्ली ने इशारा किया था, वर्चस्विनी तुरंत उस कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जब वो उस कमरे में पहुंचती है तो देखती है वहां पर तारा अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लेकर खड़ी हुई थी। तारा उस फोटो फ्रेम को देखते हुए ही मम्मा पापा बोले जा रही थी। तारा की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। वर्चस्विनी बिना कोई आवाज किए अपने कदम तारा के पास बढ़ाने लग जाती है। जब वो तारा के पास पहुंचती है तो देखती है कि तारा ने जो फोटो फ्रेम अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसके अंदर देविका और रविंद्र की क्लोजअप फोटो थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वर्चस्विनी उस फोटो फ्रेम को देखकर मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तो देविका और रविंद्र का फोटो है, पर तारा को कैसे पता चला कि यही उसके असली माँ बाप हैं? तारा फोटो फ्रेम को एकटक नजर से देखते हुए मम्मा पापा पुकारे जा रही थी। तभी चार्ली तारा को टोकते हुए कहता है, तारा बेटा, ये आपके मम्मा पापा नहीं है, आपकी मम्मा तो आपके पीछे, ये मैडम जी और आपके पापा। इतना बोलकर चार्ली खुद अपने आप खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था उसके मुंह से अनजाने में ऐसी बात निकल गई थी जो नहीं निकलनी चाहिए थी। बात को बदलने के लिए वर्चस्विनी कमरे के आसपास देखते हुए कहती है, लगता है चार्ली, ये देविका और रविंद्र का लिविंग रूम है। तहकीकात शुरू कर दो, हो सकता है मायाधारी के खिलाफ कुछ सबूत हाथ लग जाए। चार्ली हामी भरते हुए कहता है, जी मैडम जी। वर्चस्विनी और चार्ली दोनों ही देविका के घर में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। तहकीकात करते करते 2-3 घंटे बीत गए थे, पर उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा था जिससे वो मायाधारी के पास पहुंच सके। चार्ली छींकते हुए कहता है, अच्छी मैडम जी, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा। मुझे तो उल्टा धूल से एलर्जी और होने लग गई है। वर्चस्विनी चार्ली का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो चार्ली, मिलेगा। देखना, मायाधारी के खिलाफ हमें कुछ न कुछ सबूत तो जरूर मिलेगा। देविका का घर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इतना कहकर वर्चस्विनी फिर दुगने जोश के साथ तहकीकात करना शुरू कर देती है। तहकीकात करते करते चार्ली और वर्चस्विनी दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और दूसरे से तीसरे कमरे में। वर्चस्विनी और चार्ली तहकीकात कर ही रहे थे कि तभी वर्चस्विनी की नजर एक मोटी फाइल पर पड़ती है जो सोफे के नीचे पड़ी हुई थी। वर्चस्विनी उस फाइल को उठाते हुए कहती है, ये कैसी फाइल है? वर्चस्विनी उस फाइल के पेज पलटाते हुए उसे पढ़ने लग जाती है। वर्चस्विनी बड़े ही ध्यान से उस फाइल को पढ़ रही थी। चार्ली के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो इंग्लिश में थी और चार्ली की इंग्लिश कमजोर थी। चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, आप इस फाइल में क्या पढ़ रही हैं मैडम जी? ये फाइल है किस चीज की? वर्चस्विनी उस फाइल के पेज पलटाते हुए ही कहती है, ये रिसर्च स्टडी की फाइल है चार्ली। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, किस चीज की रिसर्च फाइल? वर्चस्विनी चार्ली को समझाते हुए कहती है, याद है तुम्हें, डायना ने हमें बताया था कि देविका का पति रविंद्र आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में था और मायानगरी में जो पहाड़ियां हैं वो उन पर रिसर्च कर रहा था। वो कितनी पुरानी है और कितने पौराणिक पत्थरों से बनी है, इस बात का पता कर रहा था। चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, याद है। वर्चस्विनी फाइल के पेज पलटाते हुए कहती है, ये उसी रिसर्च की फाइल है चार्ली। एक बात बताओ, ये जो माया नगरी है ये 7 पहाड़ियों से ढकी हुई है ना?
चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, हाँ मैडम जी। वर्चस्विनी कुछ परेशानी के साथ कहती है, फिर इस फाइल में सिर्फ मायानगरी की 6 पहाड़ियों के बारे में क्यों लिखा है? वो 7वें पहाड़ी के बारे में क्यों नहीं लिखा है? इतना कहकर वर्चस्विनी जल्दी जल्दी उस फाइल के पेज पलटाने लग जाती है। नहीं, लिखा है, उस 7वें पहाड़ी के बारे में भी लिखा है, पर लगता है ये रिसर्च पूरी नहीं हुई है, आधी है। हो सकता है कि रविंद्र को मायाधारी यहीं पर मिली हो और यहीं पर कुछ हुआ हो उसके साथ। हमें इस पहाड़ी पर जाना चाहिए, चार्ली हकलाते हुए कहता है। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम जी? वर्चस्विनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, वही चार्ली जो तुमने सुना। हमें अभी इसी वक्त इस 7वें पहाड़ी पर जाने के लिए निकलना होगा। चार्ली घबराते हुए कहता है, मैडम जी आप क्यों खुद मौत के मुंह में जाना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता हमें उस पहाड़ी पर जाना चाहिए। वर्चस्विनी चार्ली को समझाते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली? इतनी दूर आए हैं हम तो खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। अब ये पहाड़ी पर ही उस मायाधारी के मिलने की उम्मीद है, और वैसे भी इस रविंद्र ने अच्छी खासी सर्च करी है इन पहाड़ियों की, और खासकर इस 7वीं पहाड़ी की। इसमें तो एक मैप भी है। चार्ली बौखलाहट के साथ पूछता है, मैप? कैसा मैप मैडम जी? वर्चस्विनी बात को काटते हुए कहती है, तुम अभी वक्त बर्बाद मत करो चार्ली, तुम बस यहाँ से चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताती हूँ। वर्चस्विनी, चार्ली और तारा मायानगरी की 7वीं पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर भी सबके दिन की शुरुआत हो गई थी। कायर, अभिमन्यु, कछुआ, डायना और शालिनी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सिर्फ वहां पर युग नहीं था। अभिमन्यु डायना के बारे में ही उससे पूछे जा रहा था, और डायना अभिमन्यु के बारे में, जिसे देखकर कायर और कछुआ अंदर ही अंदर जल रहे थे। शालिनी मौका ढूंढ रही थी ताकि वहां से जा सके, पर अभिमन्यु और डायना दोनों ही उसे मौका नहीं दे रहे थे कि वो किसी बहाने से वहां से जा सके। अभिमन्यु डायना से कहता है, तो डायना तुम बिंदु की कजन हो? डायना हंसते हुए कहती है, हाँ अभी तो बताया अभिमन्यु कि मैं बिंदु की कजन हूँ, अब एक ही बार कितनी बार बताऊं मैं? अभिमन्यु डायना पर शक करते हुए पूछता है, पर बिंदु तो बंगाली है, और तुम्हारे नाम से नहीं लगता कि तुम भी बंगाली हो, है ना शालिनी? शालिनी अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु ठीक कह रहा है, जिस तरह से तुम्हारा नाम है उससे तुम क्रिश्चियन लगती हो। डायना हंसी के साथ ही कहती है, मैं क्रिश्चियन ही हूँ शालिनी। अभिमन्यु तुरंत डायना को अपने लपेटे में लेते हुए कहता है, तो फिर तुम बिंदु की कजिन कैसे? डायना सीरियस होते हुए कहती है, क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा था ना मैं बिंदु की दूर की कजिन हूँ। हमारा खून से रिश्ता भले ना हो पर दिल से जरूर है। अभिमन्यु खामोश रहता है। शालिनी अपनी जगह पर से उठने लग जाती है। तभी डायना उसे टोकते हुए कहती है, अब तुम कहाँ पर जा रही हो शालिनी? शालिनी कहती है, वो मैं युग जी को देख कर आती हूँ। कायर बीच में बोल पड़ता है, हाँ सिर्फ देख कर नहीं, उसे लेकर भी आना। वैसे पता नहीं अपने कमरे में सुबह से कर क्या रहा है, जब से नीचे ही नहीं आया। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? शालिनी जवाब देती है, हाँ युग जी की तबीयत तो ठीक है। कछुआ एकदम धीमे से कहता है, फिर वो अपने कमरे में कर क्या रहा है, वो भी अकेले? तुम साथ होती तो चलता भी। शालिनी कछुए की बातों पर ध्यान नहीं देती है और चुपचाप अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जब वो युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युग उस कमरे के अंदर नहीं था। शालिनी युग की फिक्र करते हुए यामिनी की आवाज में मन में सोचती है, ये युग बाबू कहाँ चले गए हैं? यहीं पर तो थे। शालिनी कुछ और सोच पाती है उससे पहले ही कुछ आवाज सुनाई देती है। शालिनी उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है, और बगल में तो रूम नंबर 666 है। इसका मतलब युग जी रूम नंबर 666 में है। पर युग जी रूम नंबर 666 में क्या कर रहे हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी